सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। उन्नीस बटा 27 को दशमलव के रूप में लिखें तो हमें यहाँ दिया गया है 19 बटा 27 जो बराबर है 19 को विभाजित करने के 27 से, यानी कि हमें 19 को विभाजित करना है 27 से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है 19 जिसे हमें विभाजित करना है 27 से। अब यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जो 19 है वो तो 27 से छोटा है, तो ये पूर्णतः 27 से विभाजित नहीं होगा। तो यहाँ पे मुझे कुछ दशमलव शून्य लेने होंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ शून्य ले लेता हूँ। तो ये मैं यहाँ पे कुल 6 शून्य ले रहा हूँ। कुछ और ज़रूरत पड़ी तो हम आगे ले लेंगे। अब 19 तो 27 से विभाजित नहीं होता था, इसलिए हमने ये दशमलव शून्य ले लिए। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं 0.। अब हमारे पास है 190। 190 तो 27 से विभाजित हो सकता है। अब कितने में होगा यही सवाल है। अब अगर मैं सोचूं 25 गुणा 7 होता है 175। तो चलो एक काम करते हैं 27 गुणा 7 करके देखते हैं क्या मिलता है। 7 गुणा 7 होता है 49, तो 4 और यहाँ 9। 7 दूनी होता है 14, 14 और 4 होता है 18। तो 27 गुणा 7 हमें मिल रहा है 189। तो ये तो यहाँ आ जाएगा। तो 27 गुणा 7 हो रहा है 189। अब हमें 190 में से 189 को घटाना है। 190 में से 189 घटाएंगे तो हमें मिलेगा सिर्फ 1। अब चलिए इस अगले शून्य को हम नीचे ले लेते हैं। तो अब ये बन चुका है 10। अब 10 जो है वो भी 27 से छोटा है, तो ये तो विभाजित नहीं होगा। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ एक शून्य और फिर मैं इस अगले शून्य को भी नीचे ले लेता हूँ। तो यहाँ हमारे पास आ जाएंगे 100। अब 25 गुणा 4 100 होते हैं, तो 27 गुणा 4 तो 100 के बाहर जाएगा। तो चलिए देखते हैं 27 गुणा 3 कितना होता है। 7 तिया होता है 21, 3 दूनी 6, 6 और 2 8। तो हमें यहाँ मिल रहा है 81। तो 27 को अगर हम गुणा करेंगे 3 से तो हमें मिलेगा 81। अब 100 में से 81 को घटाने पर हमें मिलने वाला है 19। चलिए एक शून्य को हम नीचे ले लेते हैं। तो अब हमें यहाँ मिल चुका है 190। अरे 190 तो हम अभी अभी यहाँ करके आए थे। ये तो हम जानते हैं कि 27 को जब 7 से गुणा करेंगे तो हमें मिलता है 189। और जब 190 में से 189 को हम घटाएंगे तो हमें मिलने वाला है यहाँ पे 1। अब चलिए अगले शून्य को हम नीचे ले लेते हैं। तो यहाँ हमें मिल जाएगा 10। 10 जो है वो 27 से छोटा है, तो ये तो इससे विभाजित नहीं होता, तो इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 0। अब चलिए अगले शून्य को भी नीचे ले लें। जब हम इस शून्य को नीचे लेंगे तो वापस से हमें मिलने वाला है 100। 100 तो हम अभी अभी देख के आए कि जब 100 होता है तो 27 को 3 से गुणा करने पे हमें मिलता है 81। और 100 में से जब हम 81 घटाते हैं तो हमें मिलता है 19। अब ऐसे में कितने भी शून्य लेते जाऊं आगे तो ये तो हमेशा यही बात दोहराते जाएंगे, यानी कि हमें मिलते जाएगा 0.703 703। यहाँ पे भी हमारे पास आते रहेगा 703, यानी ये चलते ही जाएगा, ये कभी नहीं रुकेगा और अपने आप को दोहराते रहेगा। तो हमें यहाँ 19 बटा
27 बराबर मिल रहा है 0.703 और ये चलते रहेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.703 और 703 के ऊपर ये अपूर्णांक का चिन्ह देकर हम बता सकते हैं कि ये 703 दोहराते रहेगा अपने आप को, और ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं आवर्ती दशमलव। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि आवर्ती दशमलवों को भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो चलो एक आवर्ती दशमलव लेते हैं, 0.7 अपूर्णांक। यहाँ पे अपूर्णांक ये बता रहा है कि ये जो 7 है ये अपने आप को दोहराते रहेगा, ये कभी नहीं रुकेगा। तो ये दरअसल है 0.777 और ये चलते ही जाएगा, ये कभी नहीं रुकेगा और अपने आप को दोहराते रहेगा। अब हमें कोशिश करनी है इसे भिन्न में बदलने की। तो चलो शुरू करते हैं। इसे हम बराबर ले लेते हैं x के। तो समझिए कि x है 0.7 अपूर्णांक। अब देखिए आगे हम क्या करते हैं, इस दशमलव के चिन्ह को हम एक स्थान अगर आगे बढ़ाना चाहें तो हमें दरअसल इस x को 10 से गुणा करना होगा। तो चलिए करते हैं। तो ये बनेगा 10x जिसका मान होगा, पहले मैं ये वाला बताता हूं आपको। इसे अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो 0.777 बनेगा 7.77 और 7 तो बहुत सारे यहाँ पे, मैं एक और लिख देता हूं। तो ऐसे ये चलते रहेंगे। अब इसे अगर मैं 10 से गुणा करूं तो ये दरअसल जो है बना अभी यह 7.7 और ये 7 अपूर्णांक जो चलते रहेगा। तो हमें मिल गया 10x। अब जरा सोचो, अगर इस 10x में से मैं ये x को घटाऊं तो क्या होगा। तो चलो मैं यहाँ लिखता हूं पहले। तो मेरे पास है 10x जो बराबर है 7.7 के, यहाँ पे अपूर्णांक, ये बराबर है 7.777, ये चलते ही जाएगा इसके बराबर। इसमें से हमें घटाना है ये, तो ये है x जो बराबर है 0.7 अपूर्णांक के, या हम कह सकते हैं कि इसमें से हमें ये घटाना है जो बराबर है 0.777 और ये चलते रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसे घटाने पे हमें क्या मिलता है। तो 10x में से जब हम x को घटाएंगे तो हमें मिलने वाला है यहाँ 9x। अब पहले ये वाला कर लेते हैं। तो जब हम 7.777 में से घटाएंगे 0.777 तो देखिए क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए ये 7 ये तो सब कट जाएंगे। तो ये जो हैं, जो 7 दोहरा रहे हैं, ये सब कटने वाले हैं। तो हमें यहाँ मिलने वाला है 7 में से घटाना है हमें 0 जो बराबर होगा 7 के। उसी तरह यहाँ पे भी देख सकते हैं हम कि जब हम 7.7 अपूर्णांक में से घटाएंगे 0.7 अपूर्णांक तो ये 7 अपूर्णांक तो कट जाएगा। तो हमें मिलेगा 7 में से 0 घटाने पर हमें मिलने वाला है सिर्फ 7। तो किसी भी तरीके से मैं इसे कहूँ तो हमें मिल रहा है कि जो 9x है उसका मान हमें या तो यहाँ से या तो यहाँ से मिल रहा है 7, यानी कि जो x है 9 को हम यहाँ ले लेंगे तो x हमें मिल रहा है बराबर 7/9 के। लेकिन ये x क्या था, ये x तो दरअसल यहाँ हमने लिया था, x बराबर था 0.7 अपूर्णांक के, जो हमें अब यहाँ मिल रहा है 7/9 के रूप में। तो ये आवर्ती दशमलव को हमने भिन्न के रूप में बदल दिया। चलो मैं एक और आपको उदाहरण देता हूँ, समझिए 1.2 अपूर्णांक। तो ये बराबर होगा 1.222, जहाँ पे ये अपने आप को दोहराते जा रहे हैं। अब इसको आप x मान लीजिए और अब इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसे इसी प्रकार से खुद से कीजिए और फिर वापस आइए। तो चलिए यहाँ पर भी हम इस दशमलव को एक स्थान आगे बढ़ाते हैं। ये कैसे होगा, अगर हम इस x को 10 से गुणा कर दें तो हमें मिलेगा 10x बराबर, पहले हम ये करते हैं तो ये हमें मिलेगा
12.222 और ये अपने आप को दोहराते रहेंगे, या यहाँ हम कहें तो ये दरअसल है 12.2 अपूर्णांक। अब हम 10x में से इस x को घटा देंगे, तो पहले मैं यहाँ लिखता हूँ 10x। 10x बराबर है 12.2 अपूर्णांक के, और ये जो है ये बराबर है 12.222 और ये चलते जा रहा है। इसमें से हमें घटाना है x, ये वाला, तो हमें यहाँ से घटाना है 1.2 अपूर्णांक। मैं दशमलव के नीचे दशमलव लिखूंगा तो 1.2 अपूर्णांक, या फिर इसमें से हमें घटाना है ये, तो यहाँ पर है हमारे पास 1.222 और ये बढ़ते जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। तो 10x में से x घटाने पे हमें मिलेंगे 9x, और पहले हम ये वाला करते हैं। तो यहाँ पे 2 में से घटेगा, 2 में से घटेगा, 2 में से घटेगा, तो ये तो सब कटने वाले हैं। तो हमारे पास बचेगा ये 2 में से 1 घटाने पे हमें बचने वाला है 1, और 1 में से यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है घटाने के लिए, तो ये तो 1 बचेगा ही। तो ये हमें मिला 11 के बराबर। और यहाँ पे ये वाला जब हम घटाएंगे तो ये हमें बराबर मिलेगा 2 अपूर्णांक। 2 अपूर्णांक तो कट जाएगा, तो हमें मिलेगा 12 में से 1 घटाने पे हमें मिलने वाला है 11। तो इस प्रकार देखें या इस प्रकार देखें, हमें ये जो 9x है ये बराबर मिल रहा है 11 के, यानी कि x जो है वो बराबर है 11/9 के। पर x था क्या? x तो था 1.2 अपूर्णांक, जिसे हमने बदल दिया 11/9 में। तो इस तरह से हम आवर्ती दशमलवों को भिन्न में बदल सकते हैं। Dari Covid ke dalam dia. Dia kata, बच्चों, अब तक हमने जाना कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। राष्ट्रीय आय का तात्पर्य है एक देश की सीमा के अंदर जिन भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, यदि उसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया जाए और मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन की वैल्यू को घटा दिया जाए तो हमारी राष्ट्रीय आय निकल कर आती है। इसके साथ साथ हमने राष्ट्रीय आय की 3 धारणाओं को भी जाना।
पहली धारणा थी जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद, जो कि एक देश की सीमा के अंदर जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन होता है, वस्तुओं या सेवाओं का, उसे हम सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी में शामिल करते हैं। दूसरा हमने कॉन्सेप्ट जाना था जीएनपी का, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या होता है कि जीडीपी की जो वैल्यू हमने निकाली, यदि उसमें से हम प्लस कर दें विदेशों से प्राप्त आय को, तो हमारी जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकल कर आता है। तीसरा कॉन्सेप्ट था हमारा एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। जब हम जीएनपी की वैल्यू में से यानी कि ग्रॉस राष्ट्रीय उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद की वैल्यू में से डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास की वैल्यू को माइनस कर देते हैं, तो हमारा एनएनपी निकल कर आता है। तो बच्चों, कल हमने इन 3 विषयों के बारे में जाना, इन धारणाओं के बारे में जाना। अब हम आज चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना किस तरह से की जाती है, हम किस तरह राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करेंगे। बच्चों, ये हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश के आर्थिक विकास को अगर नापना है या मापना है, तो उसका एक सूचकांक होता है उस देश की राष्ट्रीय आय। यदि किसी देश की राष्ट्रीय आय ज़्यादा है तो वह देश उतना ही ज़्यादा विकसित माना जाता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार से की जाएगी? तो चलो बच्चों, अब हम जानते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना हम कैसे करेंगे। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले हमें एक चक्रीय प्रवाह को जानना होगा जो अर्थव्यवस्था में चलता है। तो चलो हम चक्रीय प्रवाह को देखते हैं। अर्थव्यवस्था में एक चक्रीय प्रवाह हमेशा चलता रहता है। इस चक्रीय प्रवाह में क्या 3 चीज़ें आती हैं? पहला है उत्पादन, आय और व्यय। अब हम इस चक्रीय प्रवाह को समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पादन की। उत्पादन, जब 5 साधन उत्पादन के आपस में मिलते हैं तो ये उत्पादन करते हैं, और उत्पादन प्रक्रिया अर्थव्यवस्था में होती है, और उस उत्पादन के बाद इनकम जनरेट होती है या आय सृजित होती है। लोगों को आय मिलती है अपने काम के बदले। जो भी हम श्रम करते हैं, हम अपना श्रम लगाते हैं या अपनी पूंजी लगाते हैं या हम अपनी भूमि उत्पादन कार्य के लिए देते हैं, तो उसके बदले हमें कभी लगान के रूप में, कभी ब्याज के रूप में, कभी मजदूरी या वेतन लाभ, इन सब के रूप में आय मिलती है। आय मिलने के बाद हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उस आय को खर्च करते हैं, तो वह आय फिर व्यय होती है उन्हीं उत्पादित माल को खरीदने के लिए। तो फिर व्यय के बाद में वह पैसा वापस कहाँ चला जाता है? प्रोड्यूसर्स के पास यानी उत्पादकों के पास। फिर वापस से उत्पादन प्रक्रिया होती है और फिर इनकम जनरेट होती है, वो हम लोग के पास आती है। फिर हम उस आय का इस्तेमाल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं और व्यय करते हैं, और फिर वापस से वो व्यय उत्पादकों के पास जाता है। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था में यह चक्रीय प्रवाह हमेशा चलता रहता है। अर्थात उत्पादन होता है, उत्पादन से आय का सृजन होता है, आय का इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय के रूप में करते हैं, और फिर वह पैसा वापस से उत्पादकों के पास जाता है। तो बच्चों, अगर हम राष्ट्रीय आय की गणना की बात करें तो इन 3 कंपोनेंट्स या इन 3 घटकों के आधार पर हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, और 3 प्रकार हैं। पहला है, यदि हम कुल उत्पादन को जोड़ लें, जितना उत्पादन हुआ, ठीक है, उसे हम उत्पादन एवं मूल्य जोड़ विधि कहते हैं, तो हम राष्ट्रीय आय की गणना कर पाएंगे। दूसरी तरफ यदि हम सिर्फ आय की तरफ देखें कि हम जितनी भी इनकम हुई है, उस इनकम को अगर हम जोड़ लें, एक अर्थव्यवस्था में वहाँ के नागरिकों की कुल आय को यदि हम जोड़ लें, तो भी हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं, और उस विधि को हम आय विधि के नाम से जानते हैं। और तीसरा घटक है व्यय, यानी कि यदि हम एक अर्थव्यवस्था में जितना भी व्यय हुआ है, उस व्यय को, चाहे वह निजी क्षेत्र का व्यय हो, चाहे वह सार्वजनिक क्षेत्र का व्यय हो, किसी भी तरह का व्यय है, अगर हम उस पूरे व्यय को जोड़ लें तो भी हम राष्ट्रीय आय की गणना
कर सकते हैं। तो तीसरी विधि हमारी हुई व्यय विधि। तो बच्चों, हमने ये जाना कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आय और व्यय का चक्रीय प्रवाह हमेशा चलता रहता है और राष्ट्रीय आय की गणना के लिए हम इन्हीं तीनों घटकों का इस्तेमाल करते हैं। और राष्ट्रीय आय गणना की हमारी 3 विधियां होती हैं। बच्चों, परीक्षा में अक्सर यह पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय गणना की कितनी विधियां हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय आय गणना की 3 विधियां हैं। पहला है उत्पादन गणना विधि, दूसरा है आय गणना विधि और तीसरा है व्यय गणना विधि। अब हम इन तीनों विधियों के बारे में डिटेल में जानेंगे। उत्पादन एवं मूल्य जोड़ विधि। इस विधि में सबसे पहले हम उत्पादक उद्यमों की पहचान करते हैं एवं उनका वर्गीकरण करता है। इसका तात्पर्य यह है कि हम ये देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में ऐसे कितने उद्यम हैं या एंटरप्राइजेस हैं जो उत्पादन कार्य कर रहे हैं, और उनकी पहचान करने के बाद हम उनका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी उन्हें विभिन्न ग्रुप्स में बांटते हैं। तो ये हमारे सामने 3 प्रमुख क्षेत्र निकल कर आते हैं या 3 इसके ग्रुप्स हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीय क्षेत्र और तीसरा है तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र बच्चों, इसे हम कृषि क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम कृषि और उससे संबंधित अन्य आर्थिक क्रियाओं को शामिल करते हैं, जैसे वन, खनन, पशुपालन, मत्स्य पालन इत्यादि। तो यह क्षेत्र बेसिकली रॉ मटेरियल प्रोवाइडर सेक्टर भी है, यानी कि यह अन्य क्षेत्र को यानी द्वितीय क्षेत्र को कच्चा माल उपलब्ध कराता है। अब हम द्वितीय क्षेत्र की बात करते हैं। द्वितीय क्षेत्र में हम सभी प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण यानी कि उद्योगों को शामिल करते हैं। इसमें वृहद आकार के उद्योग यानी कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आती हैं, या कॉटेज इंडस्ट्रीज को भी हम द्वितीय क्षेत्र में ही शामिल करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र जो भी कच्चा माल उपलब्ध कराता है उसका इस्तेमाल करके द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें गन्ना प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होता है और उस गन्ने का इस्तेमाल करके विनिर्माण के माध्यम से चीनी, गुड़ का प्रोडक्शन द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत होता है। इसी प्रकार कपास की खेती प्राथमिक क्षेत्र में होती है, लेकिन उससे मिलने वाले रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके वस्त्र उद्योग या टेक्सटाइल उद्योग द्वितीय क्षेत्र का ही एक अंग है। अब हम बात करते हैं तृतीय क्षेत्र की। तृतीय क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सर्विसेज प्रोवाइड करता है या सुविधाएं देता है। यह सुविधाएं किस प्रकार की होती हैं? जैसे संचार की सुविधा, यातायात के साधनों की सुविधा, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा, बीमा, बैंकिंग, फाइनेंस, ये सब चीज़ें तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास के लिए तृतीय क्षेत्र का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों, इसके साथ साथ हम एक बात और जानते हैं कि जो देश ज़्यादा अल्प विकसित होते हैं वहाँ पर प्रायः यह देखा जाता है कि प्राथमिक क्षेत्र में वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा कार्यबल में लगी होती है, यानी वहाँ की जनसंख्या का बड़ा भाग प्राथमिक क्षेत्र में ही रोजगार के लिए आधारित होता है। लेकिन यह हमेशा सत्य नहीं होता, ज़्यादातर स्थिति में ऐसा देखा गया है। और द्वितीय क्षेत्र जितना विकास करता है, अर्थव्यवस्था का विकास उतना ही तेजी से होता है, क्योंकि द्वितीय क्षेत्र बहुत अधिक मात्रा में रोजगार के साधन उपलब्ध कराता है या रोजगार के अवसर देता है। और तृतीय क्षेत्र भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान करता है किसी भी देश की जीडीपी या राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में। तो बच्चों, उत्पादन एवं मूल्य जोड़ विधि में सबसे पहला स्टेप है हमारा उत्पादक उद्यमों की पहचान करना और उनको वर्गीकृत करना इन तीनों क्षेत्रों में कि वह प्राथमिक क्षेत्र में जाएगी आर्थिक क्रिया, या द्वितीय क्षेत्र में जाएगी, या फिर तृतीय क्षेत्र में जाएगी। यह काम कर लेने के बाद दूसरा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है शुद्ध
उत्पादन मूल्य की गणना, यानी कि उत्पादन की जो वैल्यू है उसको हम बहुत एक्यूरेसी से या नेट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अब ये शुद्ध उत्पादन मूल्य क्या होता है, इसको जानने के लिए हम इस इक्वेशन को देखते हैं। तो शुद्ध मूल्य वृद्धि में सबसे पहले हम उत्पादन का मूल्य रहते हैं। उत्पादन का मूल्य क्या हुआ कि जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, यानी कि उसकी क्वांटिटी को यदि हम उसकी कीमत यानी प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्पादन का मूल्य निकल आएगा। लेकिन इस उत्पादन के मूल्य में से हमें मध्यवर्ती उपभोग को माइनस करना होगा। अब प्रश्न उठता है कि ये मध्यवर्ती उपभोग है क्या? बच्चों, मध्यवर्ती उपभोग का तात्पर्य है कि जब भी हम उत्पादन करते हैं तो उत्पादन कई स्टेज में होता है। तो ऐसी स्थिति में जिस वस्तु के वैल्यू को हम पहले शामिल कर चुके हैं, हो सकता है कि उस वस्तु की वैल्यू को हम दोबारा, तिबारा या 4 या 5वीं बार भी उसको हम ऐड कर लें। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम हमेशा मध्यवर्ती उपभोग की वैल्यू को माइनस कर देते हैं। इसके लिए हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। मध्यवर्ती उपभोग को जानेंगे हम सबसे पहले कि ये होता क्या है। मध्यवर्ती उपभोग यानी कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मध्यवर्ती उपभोग इसमें हम सबसे पहले लेंगे, सपोज किसी किसान ने उत्पादन कार्य किया है ना, तो सबसे पहले गेहूं का उत्पादन हुआ या वीट का प्रोडक्शन हुआ जिसकी वैल्यू है 1600 रुपये। ठीक है, किसान ने 1600 रुपये का गेहूं का उत्पादन किया। अब उस गेहूं को एक मैदा बनाने वाले व्यक्ति ने खरीदा। ठीक है, तो दूसरा स्टेप में हमारा मैदा बना। तो जब मैदा बनाने के लिए उसने गेहूं पहले खरीदा तो गेहूं उसने 1600 रुपये का खरीदा। तो 1600 उसका कॉस्ट था, उसमें उसने कुछ बनाने के क्रम में मूल्य वृद्धि की। यानी कि जब हम नया उत्पादन करते हैं तो क्या होता है, उसके साथ में हमें थोड़ा सा और कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। तो वो और कॉस्ट बेयर करने के क्रम में हमने ये 2400 रुपये का कुल हो गया उसका उत्पादन। तो 2400 रुपये का उत्पादन हुआ और 1600 रुपये का उसका क्या था, वीट था। तो 2400 में से अगर हम 1600 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना निकल के आया बच्चों, 400 प्लस 400 यानी कि 800। तो 1600 में उसने 800 रुपये और लगाए और मैदा का उत्पादन हुआ, यानी कि 800 रुपये की मूल्य वृद्धि की उसने। उसके बाद तीसरा स्टेप आता है हमारा, बेकर ने अब मैदा बनाने वाले से बेकर ने खरीदा मैदा, क्योंकि उसको आगे ब्रेड बनानी है। तो ब्रेड बनाने के लिए उसने 2400 का मैदा खरीदा और 3000 की टोटल उसने मूल्य वृद्धि की। तो 2400 को हम 3000 से माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितनी मूल्य वृद्धि उसने और की, कितनी वैल्यू उसने और ऐड की है। तो 3000 माइनस 2400 इज 600 यानी कि 600 रुपये। तो बेकर ने 600 रुपये की मूल्य वृद्धि की। अब उसके बाद में चौथा, अब ब्रेड बना ली बेकर ने, लेकिन हम डायरेक्ट जाकर जो प्रोड्यूसर है, जो उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसके पास डायरेक्ट जाके तो सामान नहीं खरीदते, वो आगे सप्लाई करता है रिटेलर्स को। और हम जो आम आदमी, जो उपभोक्ता हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, हम लोग रिटेलर से जाकर वो सामान खरीदते हैं। तो जब रिटेलर के पास वो सामान पहुंचा तो उसकी वैल्यू और बढ़ी। तो ये और वैल्यू क्यों बढ़ी? क्योंकि प्रोडक्शन तो हुआ नहीं है, लेकिन बेकर के पास से रिटेलर के पास वो सामान जब आता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है ना। फिर वो अपना, जो रिटेलर है वो अपना भी कुछ मुनाफा कमाएगा। तो वो सब जोड़ के
अब कुल मिलाकर उस ब्रेड की वैल्यू कितनी हो गई? 3200 रुपये। उसने ली कितने में थी? 3000 में, लेकिन उसकी वैल्यू हो गई 3200। ठीक है, 3200 वैल्यू हो गई। तो अब हम 3200 में से 3000 को माइनस किया हमने, तो कितना आया हमारा? 200 रुपये। तो कुल मिलाकर आखिरी जो हमारा स्टेप आया, जो कि रिटेलर के पास पहुंचा सामान, और रिटेलर के पास से सीधा उपभोक्ता उसे खरीदेगा, यानी कि वो ब्रेड जो है वो क्या हो गई? अंतिम उपभोग। ठीक है, तो 200 रुपये की मूल्य वृद्धि हुई। तो अगर हम जब राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे और अगर हम इन सभी स्टेप्स पर जितनी भी मूल्य वृद्धि हुई सबको अगर हम एक साथ जोड़ लेंगे, जैसे 1600 प्लस 2400 प्लस 3200 प्लस 3000 प्लस 3200, तो हमारी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि गेहूं का उत्पादन जो पहले स्टेप में हुआ, वही गेहूं का उत्पादन इस मैदा बनाने के क्रम में इस्तेमाल हुआ 1600 रुपये। उस 1600 रुपये से अब उसने 800 रुपये मैदा बनाने वाले ने इसमें मूल्य वृद्धि की और उसकी वैल्यू हो गई 2400 रुपये। ठीक है, फिर ये 2400 रुपये सीधा बेकर का कॉस्ट है, इसमें इसने 600 रुपये की मूल्य वृद्धि की है, तो आपकी ये वैल्यू 3000 हो गई। उसके बाद नीचे हम देखते हैं कि रिटेलर के पास 3000 में ब्रेड आ गई, लेकिन उसने उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और अपना मुनाफा या लाभ को जोड़कर वो 200 रुपये और उसमें ऐड करके 3200 रुपये तक पहुंची। तो जो हमारा फाइनल जो प्राइस है, जो हमारी फिनिश्ड गुड है, यानी अंतिम फिनिश्ड गुड का मतलब हुआ वह वस्तु जो उपभोक्ताओं के पास या कंज्यूमर्स के पास फाइनली कंजम्पशन के लिए पहुंचती है। तो वो जो ब्रेड है वो हमारी फाइनल या फिनिश्ड गुड है, जिसकी वैल्यू 3200 है। लेकिन हम जब गणना करते हैं उत्पादन की या राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, तो हम दो तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। या तो हम डायरेक्ट फिनिश गुड्स, यानी कि जो वो वस्तु जो उपभोक्ता को फाइनली कंजम्पशन के लिए मिली है, उस वस्तु की वैल्यू को ऐड कर लें, यानी कि 3200 रुपये को ऐड करें। ठीक है, या फिर जो मूल्य वृद्धि हुई है सिर्फ उसको ऐड करें, जो रॉ मटेरियल पे जो खर्च हुआ है उसको हम शामिल ना करें। या दूसरा तरीका है कि हर स्टेप पर, उत्पादन के हर स्टेप पर जितनी भी मूल्य वृद्धि हुई है उसकी वैल्यू को हम जोड़ लें। तो पहले स्टेप पर कितनी मूल्य वृद्धि हुई? 1600 रुपये की। ठीक है, दूसरे स्टेप पे कितनी मूल्य वृद्धि हुई? 800 रुपये की मात्र। 1600 रुपये तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर काउंट कर लिए हैं, इसलिए हम दोबारा उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, वरना डबल काउंटिंग हो जाएगी और राष्ट्रीय आय हमें अपनी ज़्यादा बढ़ी हुई दिखाई देगी। तो अब हमने दूसरे स्टेप में हुई मूल्य वृद्धि यानी कि 800 रुपये को ऐड किया। उसके बाद हमने तीसरे स्टेप पर हम आते हैं। तीसरे स्टेप पर बेकर ने कितनी मूल्य वृद्धि की है? मात्र 600 रुपये की। ठीक है, तो हमने इस 600 रुपये को ऐड करेंगे। उसके बाद चौथा स्टेप है हमारा रिटेलर, यानी कि जब हम उपभोक्ताओं के पास वस्तु आने के लिए तैयार है अगर, तो उस समय जो मूल्य वृद्धि हुई है वो है हमारी 200 रुपये। तो अब बच्चों हम इन चारों को अगर ऐड करें तो हमारा जो सम निकल कर आएगा वो होगा 3200 रुपये। ठीक है, और ये वैल्यू, ये 3200 रुपये वैल्यू हमारी इस फाइनल वैल्यू, जो फाइनल फिनिश गुड की जो वैल्यू है उसके बराबर है। तो अगर हम बात करें कि टोटल प्रोडक्शन कितने का हुआ, तो 1600, अगर चारों स्टेप में अगर हम टोटल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो 1600 प्लस 2400 प्लस 3000 प्लस 3200, ये सब मिलकर हमारा जो वैल्यू आई ये टोटल वैल्यू हुई। लेकिन इसमें से हमें मध्यवर्ती उपभोग को की वैल्यू को माइनस करना होगा, तब जाकर हमारा ये 3200 रुपये निकल कर आएगा। मध्यवर्ती उपभोग को हम उत्पादन के मूल्य से माइनस करेंगे, जिसको अभी हमने जाना। उसके बाद हम इसमें से मूल्य ह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू को माइनस करेंगे।
मूल्यह्रास का मतलब है जब भी हम उत्पादन करते हैं तो जिन भी मशीनरीज का इस्तेमाल करते हैं उसमें टूट फूट, घिसावट इत्यादि होता है, तो उसकी वैल्यू को हम माइनस करेंगे। उसके बाद हम इसमें से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को भी की वैल्यू को माइनस करते हैं। जो भी प्रोडक्शन होता है उस पे सरकार अप्रत्यक्ष कर लगाती है। बच्चों, आपने किसी भी प्रोडक्ट को देखा होगा, उस पर प्राइस लिखा होता है MRP और उसके साथ ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस, यानी कि उसकी कीमत में सभी प्रकार के करों को शामिल किया जाता है और यह कर उत्पादन होने के बाद ऐड होते हैं। इसलिए इस कर की वैल्यू को भी हम माइनस करते हैं, तब हमें शुद्ध मूल्य वृद्धि यानी कि एक्चुअल में जो प्रोडक्शन हुआ है वो हमें पता चलता है। इसके बाद हम तीसरा स्टेप इसमें शामिल करते हैं, वह है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय की गणना। यानी कि हमारे देश में यदि जो विदेशी यहाँ पर उत्पादन कर रहे हैं और हमारे देश के नागरिक बाहर जो उत्पादन कर रहे हैं या बाहर से जो उनको इनकम हो रही है, उन दोनों का डिफरेंस लेते हैं और उसे हम अपनी राष्ट्रीय आय में जोड़ देते हैं। तो बच्चों, ये तीनों स्टेप फॉलो करने के बाद जो वैल्यू हमें निकल कर आती है वह वैल्यू राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम कहलाती है। तो हमने अभी उत्पादन एवं मूल्य जोड़ विधि के बारे में जाना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आय विधि की। आय गणना विधि। आय गणना विधि के माध्यम से भी हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। तो आय क्या है? जितने भी उत्पादन के साधन हैं, जब वह उत्पादन कार्य में संलग्न होते हैं तो अपने कार्य के बदले या अपने पारिश्रमिक के बदले उन्हें जो आय होती है उसे हम इसमें शामिल करते हैं। जैसे श्रम देने वाले को मजदूरी मिलती है, यानी श्रमिक को मजदूरी मिलती है, भूमि के बदले लगान दिया जाता है, पूंजी के बदले ब्याज दिया जाता है, लाभ होता है साहसी को। तो इस विभिन्न प्रकार की आय को जोड़कर भी हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। तो इसमें हम किन कंपोनेंट्स को लेंगे या किन चीज़ों को हम इसमें शामिल करेंगे उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम मजदूरी को शामिल करेंगे। ठीक है, इस मजदूरी में ये टर्म दोनों शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के श्रम के लिए हमने एक टर्म मजदूरी यूज़ कर लिया है, यानी कि वेजेस और सैलरीज। ठीक है, इसके बाद हम इसमें लगान को जोड़ेंगे, यानी कि भूमि के प्रयोग के बदले जो भी रेंट मिलता है उसे शामिल करेंगे। फिर हम ब्याज यानी कि पूंजी के इस्तेमाल के बदले मिलने वाला इंटरेस्ट या ब्याज उसे ऐड करेंगे। लाभांश क्या होता है? यानी कि लाभ, है ना। ये लाभ की बात को हम इसमें ले रहे हैं। लाभ में जैसे कि आप सब जानते हैं कि शेयर्स लॉन्च करती है कंपनी, क्योंकि किसी भी कंपनी को शुरू करने के लिए भारी मात्रा में वित्त या फाइनेंस की आवश्यकता होती है और यह फाइनेंस उत्पादक या प्रोड्यूसर्स के पास सारा अपना ही पैसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं। तो वह ऐसी स्थिति में शेयर्स को लॉन्च करता है और उन शेयर्स को कोई भी व्यक्ति जो खरीदना चाहे वह खरीद सकता है। शेयर्स के रूप में अपनी पूंजी को लगाता है और उन शेयर्स के बदले जब लाभ होता है तो उसका कुछ अंश डिबेंचर्स या लाभांश के रूप में शेयर होल्डर्स को कंपनी देती है। तो शेयर होल्डर को मिलने वाला लाभांश या डिबेंचर उसकी इनकम है, तो उसकी इस इनकम को हम शामिल करेंगे। इसके बाद अवितरित लाभ को हम शामिल करेंगे। अवितरित लाभ का मतलब है कि कोई भी कंपनी जब प्रोडक्शन करती है तो वो अपने प्रॉफिट का पूरा भाग साहसी लाभ को अपने पास नहीं ले लेता, बल्कि वह उसका कुछ भाग अवितरित रखता है, जो भाग वो उस उत्पादन के विकास के लिए या उसकी एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए लगाता है। तो इसे हम ऐड करेंगे। इसके अलावा निगम लाभ कर की वैल्यू को भी हम ऐड करेंगे। निगम लाभ कर क्या होता है? इसे हम कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स बोलते हैं। सरकार जो भी उत्पादक होते हैं, जो बड़े बड़े फर्म्स हैं, निगम, कॉरपोरेशंस हैं,
उनके प्रॉफिट पर टैक्स लगाती है। यह एक प्रत्यक्ष कर होता है जो कि डायरेक्टली प्रोड्यूसर को अपने प्रॉफिट में से देना होता है। तो इसके भाग को भी हम राष्ट्रीय आय में ऐड करते हैं। इसके अलावा इसमें हम सार्वजनिक क्षेत्र के अवशेष को लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का अवशेष से तात्पर्य है कि जितने भी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस हैं वो जो उत्पादन करती हैं उसके बदले उनको भी इनकम होती है। तो वो इनकम जो है, जो सरप्लस इनकम होती है, यानी कि लागत को घटा देने के बाद जो बचता है वह सरप्लस इनकम होती है। इसे भी हम राष्ट्रीय आय में जोड़ते हैं। इसके बाद हम मिश्रित आय को जोड़ते हैं। अब मिश्रित आय एक नया कॉन्सेप्ट है। ये क्या है? मिश्रित आय में जैसे कि कुछ व्यक्ति स्वयं अपना खुद का रोजगार करते हैं, यानी कि स्वरोजगार। जैसे किसी ने ब्यूटिशियन का कोर्स किया तो उसने ब्यूटी पार्लर खोल लिया, कोई टेलरिंग का काम करता है, कोई कारपेंटरी का काम करता है, तो उससे उसको विभिन्न प्रकार की आय होती है। तो स्वरोजगार वाली आय को हम भी राष्ट्रीय आय में ऐड करते हैं। उसके अलावा हम इसमें फाइनली विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय को भी जोड़ लेते हैं। तो फाइनली हमारी इन सभी कंपोनेंट्स को जोड़ने से राष्ट्रीय आय की गणना हो जाती है। तो बच्चों, आय गणना विधि के अंतर्गत हम उत्पादन के साधनों को होने वाली सभी प्रकार की आय को यदि हम जोड़ लें, या देश के नागरिकों को जिस भी प्रकार की आय हो रही है यदि हम उस आय को जोड़ लेते हैं तो हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त होगी। इसके बाद तीसरी विधि है हमारी व्यय गणना विधि। व्यय गणना विधि का तात्पर्य है एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि जितने भी अर्थव्यवस्था में व्यय किए जाते हैं उन सभी को अगर हम जोड़ लें तो भी हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। तो इसमें हम किन किन कंपोनेंट्स को लेंगे? सबसे पहले अंतिम उपभोग व्यय। अंतिम उपभोग व्यय का मतलब है जो वस्तु हम अंतिम उपभोग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी हमने मध्यवर्ती उपभोग की जब चर्चा की थी तो हमने ब्रेड की चर्चा की थी कि ब्रेड जो है वो हमारी फिनिश्ड गुड है, यानी कि वो उपभोक्ता के पास अंत में डायरेक्ट कंजम्पशन के पास आती है। तो इस तरह की वस्तुओं पर जो व्यय होता है उसे हम अंतिम उपभोग व्यय कहते हैं। तो यह अंतिम उपभोग व्यय निजी भी हो सकता है और सरकारी भी हो सकता है। इन दोनों ही उपभोग व्यय को हम शामिल करेंगे। इसके अलावा हम इसमें सकल स्थायी पूंजी निर्माण की वैल्यू को ऐड करेंगे। अब ये सकल स्थायी पूंजी निर्माण का मतलब क्या है कि जो भी हम उत्पादन या एंटरप्राइज शुरू करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीनरीज की, कल पुर्जों की, उपकरणों की ज़रूरत होती है। तो उन कल पुर्जों को, उन उपकरणों को खरीदने पर जो व्यय होता है उसकी वैल्यू को भी हम इसमें शामिल करते हैं। तीसरी चीज़ आती है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को हम इसमें जोड़ेंगे। इसके बाद हम इसमें से मूल्यह्रास की वैल्यू को माइनस कर देंगे। मूल्यह्रास का मतलब हुआ कि किसी भी वस्तु को जब हम उत्पादन करते हैं तो उस उत्पादन के क्रम में मशीनरीज में टूट फूट होती है, रिपेयरमेंट कराना पड़ता है। तो वो टूट फूट और रिपेयरमेंट पे होने वाला व्यय एक तरीके की लागत है, तो इसलिए हम इसे माइनस करेंगे। और फाइनली हम इसमें से शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को या वह कर जो सरकार हमारे प्रोडक्ट्स जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके पे सरकार कुछ टैक्सेस लगाती है, उन टैक्सेस की वैल्यू को हम माइनस करेंगे तो हमारी राष्ट्रीय आय निकल के आएगी। तो यह राष्ट्रीय आय जो है इसे अगर हम टेक्निकली कहें तो ये हो जाएगी NNPFC, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। राष्ट्रीय आय की गणना की विधियों को जानने के बाद अब हम ये चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना करता कौन है। राष्ट्रीय आय की गणना CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है।
यह संगठन विभिन्न क्षेत्रों से, जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इनसे डेटा कलेक्ट करता है या आंकड़ों को संकलित करता है और उसके उपरांत राष्ट्रीय आय की गणना करता है। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और महत्वपूर्ण है, वह है प्रति व्यक्ति आय का। तो बच्चों, प्रति व्यक्ति आय जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रति व्यक्ति यानी प्रत्येक व्यक्ति को होने वाली या मिलने वाली आय को हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, वह है प्रति व्यक्ति आय बराबर होती है, इसमें हम देश की कुल राष्ट्रीय आय को लेते हैं, राष्ट्रीय आय और उसे हम डिवाइड करते हैं देश की कुल जनसंख्या से। तो प्रति व्यक्ति आय को देश की कुल जनसंख्या को डिवाइड करते हैं और हमारी प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम निकल कर आती है। तो बच्चों, अब तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या जाना? राष्ट्रीय आय क्या होती है, राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं क्या हैं, राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार किन किन विधियों के माध्यम से की जाती है और प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब, आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ। लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? बहुत आसान है। अच्छा, कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सर, चलिए। चलो चलो हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ, हम उठा लेते हैं। चलो। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान, उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा, आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब
मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ। ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ। और मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से ई-लॉट्स ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।